कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। पंखुड़ी परीक्षा के रूम में आई और किचन में चली गई। उसे प्रांस के लिए लंच ले जाना था जो सृष्टि पैक कर रही थी। आश्रय अपनी गाड़ी में बैठकर कॉलेज के लिए निकल गया था क्योंकि वहां से उसे पंक्ति को पिक करना था। वो उसके साथ अपने ऑफिस की लोकेशन पर जाने वाला था जो रेडी था। बस थोड़ा बहुत इंटीरियर का काम रह गया था जो वो पंक्ति के साथ मिलकर करने वाला था। तकरीबन आधे घंटे बाद वो कॉलेज में पहुंचा और गाड़ी से बाहर निकलकर सीधा कैंपस एरिया की तरफ आ गया। वो पंक्ति की क्लास में जाने वाला था क्योंकि अब काफ़ी दिनों से उसका कॉलेज में आना जाना लगा हुआ था, तो सब लोग उसे पहचान चुके थे और कोई भी उसे रोकता नहीं था। वो पंक्ति की क्लास की तरफ जा ही रहा था कि अचानक से एक लड़की उसके सामने आकर खड़ी हुई। उस लड़की के पीछे दो लड़कियां और भी थी और फ्रंट पर जो लड़की थी वो काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न टाइप की लग रही थी। कॉलेज में हालांकि ज़्यादा शॉर्ट कपड़े अलाउड नहीं थे, लेकिन उस लड़की ने ब्लैक कलर के लेदर शॉर्ट्स और क्रॉप टॉप पहना हुआ था। वो लड़की आश्रय के सामने आकर खड़ी हुई तो आश्रय ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। वो लड़की तुरंत बोली, आई एम क्रिस्टल। ये बोलते हुए उसने अपना हाथ आश्रय की तरफ बढ़ा दिया। आश्रय भी तुरंत बोला, नाइस नेम, बट मुझे अपना नाम बताने का रीज़न। ये बोलते हुए वो क्रिस्टल को सवालिया नज़रों से देख रहा था। उसने अपना हाथ क्रिस्टल से हेलो करने के लिए आगे नहीं बढ़ाया था। क्रिस्टल ने अब अपना हाथ पीछे खींचा और बोली, लोगों को अपनी पहचान क्यों बताई जाती है? जान पहचान करने के लिए ना, बस तुमसे जान पहचान करने का मन था। वो तुम्हें अपने बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज तुम्हारे बारे में मैं सब कुछ जानती हूँ। तुम आश्रय राणा हो ना? बहुत सुना है मैंने तुम्हारे बारे में, पर समझ में ये नहीं आ रहा कि तुम्हें पंक्ति जैसी लड़की कैसे पसंद आई। आई मीन कितनी बहन जी टाइप है वो। ना ही क्लब जाती है और ना ही आज तक वो किसी लड़के के साथ रिलेशनशिप में रही है। तुम इतने हाई क्लास से बिलोंग करते हो तो फिर तुम ऐसी लड़की के साथ रिलेशनशिप में कैसे रह सकते हो? उसे अपनी बुक्स से फुर्सत नहीं। जब रिलेशनशिप में फ़न नहीं होगा तो मज़ा क्या आएगा? आश्रय उसकी बात पर हल्का सा मुस्कुराया और बोला, तुम कॉलेज में ये सब करने आती हो क्या? अगर हाँ तो सॉरी, तुम गलत इंसान के सामने खड़ी हो, बिकॉज मैं यहाँ पर ये सब करने नहीं आया हूँ। तुम उधर जाओ जहाँ तुम्हें वो फ़न मिलेगा जो तुम चाहती हो। आश्रय राणा लोगों को फ़न देने के लिए नहीं बैठा। उसकी बात सुनकर क्रिस्टल उसकी तरफ देखती रह गई। उसके पीछे उसकी फ्रेंड्स भी खड़ी थी और उसे ऐसा लग रहा था जैसे आश्रय उनके सामने उसकी इंसल्ट कर रहा है। वो तुरंत बोली, मैं क्रिस्टल मेहरा हूँ, तुम्हारे डैड प्रलय राणा के बिजनेस पार्टनर की बेटी। तुम्हें नहीं लगता तुम्हें मुझसे थोड़ा ढंग से बात करनी चाहिए? आश्रय अब थोड़ा सा और ज़्यादा मुस्कुराया और बोला, डैड की बेटी छोड़ो, अगर मेरे सामने फालतू की बकवास तुम्हारे डैड ने भी की होती तो मेरा जवाब यही होता, तुम मेरे डैड के बिजनेस पार्टनर की बेटी हो। इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें मैं अपने सिर पर बिठा लूँ। इतना ही बुरा लग रहा है तो जाओ, जाकर अपने डैड से कहो मेरे डैड के साथ बिजनेस ना करें। आई एम डैम श्योर मेरे डैड को ऐसे बिजनेस पार्टनर्स नहीं चाहिए होंगे। क्रिस्टल ने अब गुस्से से मुट्ठियां कस ली। आश्रय एक बार फिर से बोला, नाउ प्लीज़ एक्सक्यूज मी। ये बोलकर वो आगे की तरफ बढ़ गया। वो पंक्ति के क्लास के बाहर आकर खड़ा हुआ तो पंक्ति की नज़र झट से उसकी तरफ गई, जैसे वो काफ़ी टाइम से उसका इंतज़ार कर रही हो। आश्रय को देखते ही उसका दिल जोरों से धक धक करने लगा था। उसने सामने खड़े प्रोफेसर की तरफ देखा तो वो प्रोफेसर तुरंत अपनी क्लास बीच में रोकते हुए आश्रय के पास आए। आश्रय ने अब उनसे कुछ कहा, जिसे सुनकर अब उन्होंने पंक्ति की तरफ देखा और फिर मुस्कुराकर उसे बाहर जाने के लिए कहा। तो पंक्ति भी अपनी जगह से उठी और बाहर की तरफ आ गई। उसका चेहरा इस वक्त खिला खिला लग रहा था। वहीं पूरी क्लास हैरानी से ये सब कुछ देख रही थी। आश्रय और पंक्ति के सामने तो किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके जाते ही अब बातें बनना शुरू हो चुकी थी। और आश्रय के बारे में तो कोई कुछ नहीं कह रहा था, लेकिन पंक्ति के बारे में हर वो एक बात कही जा रही थी जो किसी भी लड़की के लिए सुनना आसान नहीं होता। कोई उसे गोल्ड डिगर बोल रहा था तो कोई उसे डबल फेस्ड, कोई बेहद चालाक तो कोई कैरेक्टरलेस। वहीं पंक्ति को लेकर जब आश्रय बाहर की तरफ जा रहा था तो उसकी नज़र एक बार फिर से क्रिस्टल पर गई।
वो पंक्ति की तरफ देखते हुए बोला, तुम बाहर मेरी गाड़ी तक चलो, मैं आता हूँ। उसकी बात सुनकर पंक्ति तुरंत बाहर की तरफ चली गई। अब आश्रय क्रिस्टल की तरफ आया और उसे देखकर हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, वैसे तो मैंने तुम्हें वो सब बता दिया जो जानना तुम्हारे लिए ज़रूरी था, लेकिन एक बात भूल गया। मैं और पंक्ति किसी रिलेशनशिप में नहीं है और ना ही हो सकते हैं। बेटर होगा तुम अपना दिमाग को थोड़ा रिफ्रेश कर लो, गंदगी बहुत ज़्यादा है। ये बोलकर उसने अपने पॉकेट में हाथ डाले और पंक्ति के पीछे पीछे अपनी गाड़ी की तरफ चला गया। वहीं उसकी ये बात सुनकर तो क्रिस्टल का गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ चुका था। उसका चेहरा एकदम गुस्से से लाल था और उसका मन कर रहा था कि जाकर पंक्ति को दो चार सुना दे, क्योंकि उसे लग रहा था ये सब कुछ पंक्ति की वजह से ही हुआ है, वरना क्रिस्टल जैसी लड़की को कोई मना कर दे ऐसा हो ही नहीं सकता। वहीं दूसरी तरफ आश्रय बाहर की तरफ आया तो पंक्ति गाड़ी के पास ही खड़ी थी। आश्रय उसकी तरफ देखते हुए बोला, बाहर क्यों खड़ी हो? मैंने कहा था ना गाड़ी में बैठ जाना। उसकी बात सुनकर पंक्ति ने कुछ नहीं कहा, बस अपना चेहरा हल्का सा झुका लिया। उसके होठों पर हल्की हल्की मुस्कुराहट थी। वो आश्रय को देखकर मुस्कुराना नहीं चाहती थी, लेकिन उसकी मुस्कुराहट कंट्रोल ही नहीं हो रही थी। वहीं उसे यूं देखते हुए आश्रय को अजीब लग रहा था। वो पंक्ति से बात तो करना चाहता था, लेकिन फिलहाल यहाँ नहीं। उसने सोचा था कि वो उसे ऑफिस में जाकर अच्छे से उसे सब चीज़ समझाएगा, बिकॉज पंक्ति उसके लिए बहुत मासूम थी और साथ ही साथ सेंसिटिव भी। कुछ ही देर में वो लोग आश्रय के ऑफिस पहुंच चुके थे। पंक्ति ने जब ऑफिस को देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, क्योंकि वो कभी जिंदल इंडस्ट्रीज नहीं गई थी। तनिष्क को कभी उसे लेकर जाने का ख्याल ही नहीं आया और रीवा तो कभी चाहती ही नहीं थी कि पंक्ति कभी भी जिंदल इंडस्ट्रीज आए। उसे देखते हुए आश्रय हल्का सा मुस्कुराया और बोला, मेरे केबिन में चलें? पंक्ति ने अपना चेहरा हाँ में हिला दिया। आश्रय अब उसे ऑफिस में लेकर आया और पंक्ति को चेयर पर बिठाकर वो खुद सामने वाली चेयर पर जाकर बैठ गया। पंक्ति तो अब बस उसकी तरफ देखे ही जा रही थी। आश्रय उसकी तरफ देखते हुए बोला, हमें काम तो शुरू करना है पंक्ति, लेकिन उसके पहले मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, इम्पोर्टेंट बात। उसकी बात सुनकर पंक्ति का दिल जोरों से धक धक करने लगा। उसके हाथ सामने टेबल पर रखे हुए थे और अब आश्रय ने उसके हाथों पर अपना हाथ रख दिया तो उसका दिल और भी ज़्यादा ज़ोरों से धड़कने लगा। आश्रय उसकी तरफ देखते हुए बोला, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है जैसे तुम मुझे लाइक करती हो पंक्ति, क्या सच में ऐसा है? उसके सवाल पर पंक्ति की तो जैसे रूह कांपने लगी। उसे खुद नहीं पता था कि वो आश्रय के सवालों का क्या ही जवाब दे। उसका गला सूखने लगा था। हालांकि उसने खुद सोचा था कि वो आश्रय की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देगी, सिर्फ काम से मतलब रखेगी, लेकिन उसके दिल के एहसासों पर उसका कोई कंट्रोल ही नहीं था। आश्रय हल्का सा मुस्कुराकर बोला, तुम्हें जवाब देने की ज़रूरत नहीं है पंक्ति, मैं तुम्हारा चेहरा पढ़ सकता हूँ, पर प्लीज़ अब तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर ऐसा है तो प्लीज़ अपनी फीलिंग्स को यहीं पर रोक दो। अभी तुम बहुत छोटी हो और मैं भी कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं हूँ। मुझे अभी बहुत कुछ अचीव करना है। अभी तो मेरा बिजनेस जस्ट शुरू हुआ है। मुझे डैड के और भाई के लेवल तक पहुँचना है, और जब तक मैं उस लेवल पर नहीं आ जाता तब तक मैं इन सब चीज़ों के बारे में सोच भी नहीं सकता और तुमसे वेट भी नहीं करवा सकता। मैंने सोच रखा है कि मैं जब भी करूँगा अरेंज मैरिज ही करूँगा। लव पर मेरा कुछ खास भरोसा नहीं है, डोंट नो वाई, बट नहीं है। इसलिए मैं तुम्हारे लिए भी चाहता हूँ कि तुम सिर्फ और सिर्फ अपनी स्टडी पर फोकस करो। ये सब चीज़ सिर्फ तुम्हारे टाइम वेस्ट करेंगे। अगर तुम्हें लाइफ में कुछ अचीव करना है तो तुम्हें अपना गोल सिर्फ और सिर्फ स्टडी पर ही रखना होगा। उसकी बात सुनते हुए पंक्ति को रोना आने लगा था और जैसे ही उसकी आंखों से आंसू बाहर आए, आश्रय हैरान रह गया, क्योंकि उसने ऐसा तो कुछ कहा ही नहीं था कि पंक्ति रोने लग जाए। लेकिन पंक्ति का रोना तो लगातार बढ़ता ही जा रहा था। वो बस आश्रय की तरफ देख रही थी और अब अचानक से ही उसने अपने हाथों को पीछे हटाया और तुरंत आश्रय के केबिन से बाहर निकलकर सीधा ऑफिस से बाहर की तरफ बढ़ गई। आश्रय शॉक्ड रह गया। उसे लगा वो पंक्ति को अगर कुछ समझाएगा तो पंक्ति अच्छे से समझेगी, लेकिन यहाँ तो चीज़ बिल्कुल उसकी इमेजिनेशन से बाहर हो गई थी। वो तुरंत अपने केबिन से बाहर निकलकर बाहर की तरफ आया तो देखा पंक्ति अपने आंसू साफ करते हुए
इंडस्ट्रीज के दरवाजे से बाहर निकल रही थी। उसने अपने माथे पर अपना हाथ रख लिया और बोला, मतलब मेरा शक सही था, तुम्हारे दिल में फीलिंग्स हैं, इसलिए शायद मेरी बातों ने तुम्हें हर्ट किया, पर आगे चलकर मैं तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस पर खरा ना उतरूं। इससे बेहतर है कि तुम अभी कुछ टाइम के लिए हर्ट रहो। ये बोलकर वो वापस अपने केबिन की तरफ आ गया। वहीं पंक्ति रोते हुए सड़क पर चले जा रही थी। उसे सड़क क्रॉस करनी थी और वो इस वक्त इतनी ज़्यादा हड़बड़ा रही थी और इतनी ज़्यादा पैनिक सिचुएशन में थी कि उसने आते जाते व्हीकल की तरफ भी ध्यान नहीं दिया। और जैसे ही वो सड़क क्रॉस करने लगी, एक गाड़ी ने उसे टक्कर मार दी और अगले ही पल वो सड़क के किनारे जाकर गिरी। उसके सिर पर चोट लग गई थी। उसे सड़क किनारे गिरा हुआ देखकर सब लोग उसके आसपास इकट्ठा होने लगे थे। वहीं दूसरी तरफ राणा इंडस्ट्रीज पंखुड़ी प्रांस के लिए टिफिन लेकर ऑफिस पहुंच चुकी थी, लेकिन इस वक्त वो प्रांस के केबिन में थी और प्रांस मीटिंग रूम में था। उसे पता नहीं था कि पंखुड़ी उसके केबिन में पहुंच चुकी है। अगर पता होता तो शायद मीटिंग बीच में ही छोड़कर पंखुड़ी के लिए अपने केबिन में आ जाता। मीटिंग में उसके अलावा तनिष्क और रीवा, बाकी और कुछ बिजनेसमैन थे जिनके साथ काफ़ी सीरियस मीटिंग चल रही थी। तकरीबन 15-20 मिनट बाद वो मीटिंग खत्म हुई और एक एक कर सब लोग वहाँ से जाने लगे। तनिष्क रीवा की तरफ देखते हुए बोला, चले दी। रीवा हल्का सा मुस्कुराई और बोली, तुम जाओ तनिष्क, मैं अपनी गाड़ी से आई हूँ और वैसे भी मुझे तुम्हारी और परीक्षा की शादी के बारे में मिस्टर प्राण से कुछ बातें करनी है, तो मैं वो बात करके ही आऊँगी। तनिष्क हल्का सा मुस्कुराया और वहाँ से चला गया। उसे ना ही पता था कि रीवा के इरादे क्या हैं और अब ऑलमोस्ट सबके जाने के बाद प्रांस भी वहाँ से जाने लगा। उसने रीवा को पूरी तरह से इग्नोर किया, लेकिन रीवा ने उसके सामने आकर उसका रास्ता रोक लिया। प्रांस गुस्से से बोला, ये क्या बदतमीजी है मिस रीवा? रीवा हल्का सा मुस्कुराई और बोली, किसी का रास्ता रोकना बदतमीजी होता है क्या मिस्टर प्रांस? मुझे नहीं पता था, लेकिन अगर ये बदतमीजी है तो हाँ, मैं हूँ बदतमीज। ये बोलते हुए रीवा उसके बिल्कुल करीब हो गई और अगले ही पल उसने प्रांस के सीने पर अपना हाथ रख लिया। प्रांस का चेहरा गुस्से से कांप उठा। उसे बिल्कुल पसंद नहीं था कि कोई भी उसे उसकी इजाज़त के बिना छुए। उसे तो खुद पर किसी का टच भी बर्दाश्त नहीं होता था, बेशक से फिर वो उसका कोई रिलेटिव ही क्यों ना हो। लेकिन ये रीवा तो ना ही उसकी कोई रिलेटिव थी और ना ही उसकी कोई फ्रेंड। उसका टच तो उसे क्या ही बर्दाश्त होता। उसने गुस्से से पूछा, ये क्या बदतमीजी है मिस रीवा? रीवा हल्का सा मुस्कुराई और बोली, तुम्हें ये बदतमीजी लग रही है प्रांस, लेकिन ये बदतमीजी नहीं है। एक्चुअली तुम इतने हॉट और इतने अट्रैक्टिव हो कि मैं तुम्हें टच किए बिना रह नहीं पाती हूँ। कितने दिन से मैं तुमसे मिलने की कोशिश कर रही थी। कल मैं तुम्हारे ऑफिस भी आई, लेकिन तुम ऑफिस में नहीं थे। पता चला तुम लंदन गए हो और परसों भी मैं तुमसे मिलने आई, लेकिन तुम बिजी थे। क्यों इतना परेशान कर रहे हो तुम मुझे? कितनी बार बता दिया मैंने तुम्हें कि मेरे इरादे क्या हैं। करीब आना चाहती हूँ मैं तुम्हारे, लेकिन तुम हो कि नखरे दिखा रहे हो। आखिर कमी क्या है मेरे अंदर? प्रांस व्यंग से मुस्कुराया और बोला, ढंग की चीज़ भी क्या है तुम्हारे अंदर? एक भी चीज़ ऐसी नहीं है कि मैं तुमसे अट्रैक्ट हो पाऊँ, तो फिर ये फालतू की कोशिश क्यों कर रही हो? चाहूँ तो इसी वक्त तुम्हारा मुंह तोड़ सकता हूँ मैं। अगर कोई मुझे मेरी इजाज़त के बिना टच करे तो मैं उसका हाथ तोड़ दूँ, लेकिन तुम मेरी बहन की होने वाली ननद हो, इसलिए तुम्हें आखिरी बार वार्निंग दे रहा हूँ मैं। पर यह सिर्फ आखिरी बार है जब मैं तुम्हें बोलकर खुद से दूर रहने के लिए समझा रहा हूँ। आइंदा अगर तुमने मुझे मेरी मर्जी के बिना टच किया ना मिस रीवा जिंदल, तो मैं सच बता रहा हूँ, ऐसी हालत करूँगा तुम्हारी कि तुम मुझे तो क्या किसी और को भी टच करने लायक नहीं रहोगी। उसकी धमकी सुनकर रीवा बेशर्मों की तरह हंसी और अगले ही पल अब उसने अपना हाथ प्रांस के सिर के पीछे रख दिया। प्रांस एकदम हैरान रह गया। वो कुछ रिएक्ट करता उससे पहले ही रीवा बेहद मधोसी भरी आवाज़ में बोली, तुम्हारा यही एटीट्यूड, उफ, इसी की तो मैं दीवानी हूँ। तुम सोच भी नहीं सकते हो प्रांस, मैं अब हर रोज़ तुम्हारे ख्वाब देखने लगी हूँ। छोड़ो ना उस पंखुड़ी को, क्या रखा है उसमें? एकदम बहन जी टाइप है वो, ना ही उसमें कोई क्लास है और ना ही कोई स्टेटस। मैंने सुना है उसके डैड का तो बिजनेस भी डूब रहा है, इसलिए तो उन्होंने उसकी शादी तुमसे कर दी। खैर बिजनेस में तो ये सब चलता ही रहता है,
पर तुम्हें उसे बर्दाश्त करने की ज़रूरत नहीं है। आई नो तुम दोनों के बीच रिलेशन ज़रूर है, लेकिन पति पत्नी वाले नहीं। साफ पता चलता है कि वो लड़की तुम्हारी ज़रूरतें पूरी कर ही नहीं सकती, क्योंकि तुम्हारी ज़रूरत तो सिर्फ मुझ जैसी लड़की पूरी कर सकती है जो पूरी बोल्ड हो। मैं जानती हूँ तुम भी कहीं ना कहीं तड़प रहे हो मेरे लिए, पर उस पंखुड़ी की वजह से। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही प्रांस ने उसे धक्का दे दिया था। प्रांस की नज़रें सामने पंखुड़ी पर थी जो दरवाजे पर खड़ी थी, और उसकी आंखों में बेहिसाब आंसू थे। रीवा और प्रांस को उस सिचुएशन में देखकर उसके पैरों तले ज़मीन खिसक चुकी थी। उसका दिल धक सा रह गया था। एक पल के लिए तो उसे ऐसे लगा जैसे उसकी हार्ट बीट ही रुक रही थी। रीवा एक बार फिर से प्रांस के करीब हुई। वो जानती थी कि पंखुड़ी पीछे खड़ी है, लेकिन फिर भी वो नहीं रुकी। वो झट से बोली, क्या हुआ? मुझे धक्का क्यों दे दिया तुमने? मुश्किल से तो हम दोनों को ये वक्त मिला है प्रांस। हम दोनों अकेले में हैं, कुछ भी कर सकते हैं। प्लीज़ ये मौका मत गंवाओ। ये बोलते हुए उसकी आवाज़ और भी ज़्यादा सेडेक्टिव हो चुकी थी। पंखुड़ी की आंखों से आंसू और भी ज़्यादा तेज हो गए, और अगले ही पल फिर मीटिंग रूम का दरवाज़ा बंद हो गया। पंखुड़ी वहां से जा चुकी थी और प्रांस बस उसकी तरफ देखता ही रह गया। पंखुड़ी का जाना उसे हैरान नहीं बल्कि परेशान कर रहा था। क्या हुआ? अगर रीवा उसके करीब थी तो पंखुड़ी को इस तरह से नहीं जाना चाहिए था। उसे आगे आना चाहिए था। वो जानती थी कि प्रांस ऐसा कुछ नहीं कर सकता, और उसके और रीवा के बीच ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। फिर भी पंखुड़ी वहां से चली गई। ये सब प्रांस के थॉट्स थे। रीवा उसकी तरफ देखते हुए बोली, क्या हुआ? तुम इतने हैरान परेशान क्यों लग रहे हो? जैसे ही उसने कहा, एक जोरदार थप्पड़ प्रांस ने रीवा के गाल पर जड़ दिया और रीवा का चेहरा दूसरी तरफ घूम गया। प्रांस ने अब उसकी गर्दन को कसकर पकड़ा और अगले ही पल उसे पीछे की तरफ घसीटते हुए दीवार से लगा दिया। रीवा के तो होश उड़ गए। उसकी पूरी बॉडी एक पल के लिए सुन्न हो गई थी और उसे अपने बदन से जान निकलती हुई महसूस हो रही थी। प्रांस ने उसकी गर्दन को बहुत ज़्यादा कसकर पकड़ा हुआ था और उसका चेहरा गुस्से से कांप रहा था। वो अपने हाथ पर दबाव बनाते हुए बोला, कसम से बता रहा हूँ मैं तुम्हें, मुसरिवा जिंदल, अगर तुम मेरी बहन की ननद नहीं होती ना, इस वक्त तुम ज़मीन के अंदर होती और कोई भी खुदाई करने वाला ज़मीन खोद कर तुम्हें बाहर नहीं निकाल सकता था। ये बोलते हुए अब उसने एक झटके से रीवा को छोड़ दिया और तुरंत वहाँ से चला गया। जैसे ही प्रांस ने रीवा को छोड़ा, रीवा लंबी लंबी सांस लेते हुए नीचे ज़मीन पर बैठ गई थी। उसका पूरा चेहरा एकदम लाल हो चुका था और गर्दन पर प्रांस की उंगलियों के निशान छप चुके थे। ऐसा लग रहा था जैसे अगर 1 मिनट और प्रांस ने उसे नहीं छोड़ा होता तो उसका इस दुनिया से टाटा बाय बाय तो पूरी तरह से फिक्स था। प्रांस ने सच में आज उसे एक पल के लिए तो मौत के दर्शन करवा दिए थे। रिया ने बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला और फिर उसके चेहरे पर भी गुस्सा झलकने लगा। प्रांस ने जिस तरह से उसकी गर्दन को दबाया, अब वो और भी ज़्यादा पागल नजर आने लगी थी। उसकी आंखों में प्रांस के लिए जुनून और भी ज़्यादा दिखाई देने लगा था और ऐसा लग रहा था कि अब तो वो प्रांस को हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकती है। वहीं दूसरी तरफ प्रांस सीधा नीचे की तरफ आया तो देखा एक गाड़ी राणा इंडस्ट्रीज से बाहर की तरफ जा रही है। वो गुस्से से बोला, ये लड़की बेवकूफ़ है क्या? इसे दिखाई नहीं देता कि मुझे रीवा में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। उस दिन भी मुझे रीवा के साथ अकेली वार्ड में छोड़कर चली गई थी और आज भी मुझे और उसको साथ में देखकर यहाँ से चली गई। इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई मेरे करीब आए, इसे मुझ पर हक नहीं जताना। वैसे तो बड़ा कहती है कि ये खट्टा नींबू सिर्फ मेरा है, और अब क्या हुआ? मेरा ना दिमाग घुमा हुआ है, और अगर इसको ऐसा लगता है कि मैं इसके पीछे पीछे आऊँगा तो ये भूल जाए, मैं नहीं आने वाला इसके पीछे। अगर इसे मुझ पर ट्रस्ट नहीं है तो आई डोंट केयर, इसे जो सोचना है सोचे। ये बोलते हुए अब प्रांस ने जोर से अपना पैर सामने खड़ी गाड़ी पर मारा और गुस्से से उसने अपना हाथ भी उस गाड़ी पर मारा तो उसका कांच एक झटके में टूट गया और प्रांस के हाथ से खून बहने लगा। जहाँ एक तरफ प्रांस का गुस्सा हर हद पार कर रहा था, वहाँ दूसरी तरफ पंखुड़ी का रोना भी नहीं रुक रहा था। पूरे रास्ते वो रोती रही। ड्राइवर भी उसे देख रहा था। उसने भी 1-2 बार पंखुड़ी को चुप कराने की कोशिश की, लेकिन पंखुड़ी लगातार बच्चों की तरह रोए जा रही थी। कभी अपने आंसू पोंछती तो कभी अपनी नाक। उसने अपना पूरा साड़ी का पल्लू भी गीला कर लिया था और तकरीबन 20-25 मिनट बाद वो राणा मेंशन पहुंची।
मेंशन पहुंचते ही वो अंदर की तरफ आई और सीधा अपने रूम की तरफ भाग गई। सृष्टि और नताशा हाल में बैठी थी तो उन्हें दिखाई नहीं दिया कि पंखुड़ी रो रही है, वरना वो दोनों पंखुड़ी को ज़रूर रोकती। उन्हें लगा शायद पंखुड़ी प्रांस को खाना खिलाकर आई है और उन दोनों के बीच एक बार फिर से कुछ नज़दीकियाँ हुई होंगी, तो पंखुड़ी शर्मा रही है। शायद उसे डर लग रहा होगा कि सृष्टि और नताशा उसकी टांग खिंचाई ना करें। उसे यूं अपने रूम में जाते हुए देख उन दोनों की हंसी छूट चुकी थी। नताशा तुरंत बोली, सच में भाभी, मैंने सोचा नहीं था कि हमारा प्रांस इतना ज़्यादा रोमांटिक होगा। सृष्टि मुस्कुराई और बोली, और रोमांटिक तो वो बहुत ज़्यादा होगा। सृष्टि मुस्कुराई और बोली, अरे रोमांटिक तो वो बहुत ज़्यादा होगा। अरे वो प्रलय राणा की औलाद है, कोई छोटी मोटी चीज़ है क्या? नताशा ने उसे टेढ़ी नज़रों से देखा और बोली, सच में भाई इतने रोमांटिक हैं? सृष्टि ने उसके कंधे पर अपना हाथ मारा और बोली, चुप, भाई है वो तुम्हारा। नताशा भी जल्दी से बोली, अरे तो मैं कौन सा कुछ गलत कह रही हूँ, सिर्फ इतना ही तो पूछ रही हूँ कि भाई बहुत ज़्यादा रोमांटिक है क्या? वैसे तो आप दोनों की केमिस्ट्री देखकर ही पता चलता है कि आप दोनों के बीच किस लेवल का रोमांस होता होगा। तभी रागिनी वहाँ पर आई और बोली, अगर इन दोनों के रोमांस का लेवल पूछना है तो मुझसे पूछ लो। इतना बता सकती हूँ कि अचार से लेकर चॉकलेट तक इन दोनों ने कुछ नहीं छोड़ा होगा। बाकी तुम खुद समझदार हो। रागिनी की बात सुनकर नताशा हैरानी से उसकी तरफ देख रही थी, वहीं सृष्टि उसे गुस्से से घूर रही थी। वो अपनी जगह से उठते हुए बोली, मुझे तुम दोनों से कोई बात ही नहीं करनी है। ये बोलकर वो तुरंत अपने रूम में चली गई और अब नताशा और रागिनी हंसने लगी थी। जहाँ एक तरफ नीचे सृष्टि, रागिनी और नताशा एक दूसरे से पंगे ले रही थी, वहीं दूसरी तरफ पंखुड़ी अपने रूम में थी और रो रो कर अब उसका हाल और भी ज़्यादा बुरा होता जा रहा था। एक पल के लिए भी उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। तकिए पर अपना चेहरा रखकर वो रोए जा रही थी और उसकी आंखों के सामने प्रांस और रिवा का एक दूसरे के करीब होना ही चल रहा था। वो रोते हुए बोली, इसलिए आप मेरे करीब नहीं आते हैं ना? इसलिए आप मुझे प्यार नहीं करते हैं ना? मुझे वो 3 वर्ड्स भी नहीं कहते हैं, क्योंकि आप मुझसे तो प्यार करते ही नहीं हैं। आप तो रिवा जी से प्यार करते हैं ना? वही आपको अच्छी लगती हैं क्योंकि वो बोल्ड हैं और मैं बहन जी टाइप हूँ। इसमें मेरी क्या गलती है? अगर मैं आपको ऐसी लगती हूँ तो अब मैं क्या छोटे छोटे कपड़े पहन कर घूमूँ? मैं तो आपके लिए पहन भी लूँ, लेकिन मुझे छोटा ब्लाउज तो आप पहनने नहीं देते। छोटे कपड़े क्या पहनने देंगे? अब मुझे सब समझ में आ रहा है कि क्यों आप मुझसे इतना गुस्सा रहते हैं। क्यों आप मेरे साथ वो सब नहीं करते हैं जो एक पति अपनी पत्नी के साथ करता है और उसके बाद पत्नी प्रेग्नेंट होती है। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर बड़ी ही मासूमियत भरे एक्सप्रेशन थे। वो अभी अभी अपनी पति को किसी और औरत के साथ देख कर आई थी। उसका दिल एकदम टूटा हुआ था, पर अभी भी उसके चेहरे पर वो गुस्सा नहीं था जो आम तौर पर सभी लड़कियों पर होता है। मासूमियत की वजह से उसका गुस्सा भी पूरी तरह से बाहर नहीं आता था। वो रोते हुए बोली, ठीक है, आप रहिए आप उस बोल्ड और मॉडर्न रिवा के साथ, मुझे आपसे कोई बात ही नहीं करनी है। लेकिन अब मैं ये घर छोड़कर भी नहीं जाऊंगी। मैं क्यों जाऊं? मैं नहीं जाऊंगी, मैं यहीं पर रहूंगी, पर आपके साथ नहीं रहूंगी। ये बोलते हुए वो जल्दी से क्लोजेट की तरफ आई। उसने वहाँ से एक बहुत बड़ा बैग निकाला और उसमें अपने सारे कपड़े भर लिए। ऑलमोस्ट इसे अब उसने वो क्लोजेट खाली कर दी थी और वो बैग लेकर अब वो जल्दी से नीचे की तरफ आई। रागिनी और नताशा जो अभी तक सोफे पर बैठी थी, उन्होंने जब पंखुड़ी को बैग लेकर नीचे की तरफ आते हुए देखा तो रागिनी जोरों से चिल्लाई, सृष्टि! उसका चिल्लाना सुनकर सृष्टि भी जल्दी से अपने रूम से बाहर निकली। उसने जब पंखुड़ी को उस बड़े बैग के साथ देखा तो वो भी हैरान रह गई। वो तुरंत उसके पास आई और बोली, पागल हो गई हो क्या तुम? ये सब क्या कर रही हो? कहाँ जाने का सोच रही हो? खबरदार, अगर तुमने घर से बाहर जाने का सोचा भी तो मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। अगर तुम्हारी प्राण से लड़ाई हुई है तो बेशक से जितना मर्जी लड़ो उससे, लेकिन तुम ग्रोवर मेंशन की बात मत करना पंखुड़ी, वरना बता रही हूँ अभी तक तो मैंने तुम्हें अपना सास वाला रूप दिखाया नहीं है। दिखाने पर आई ना तो तुम देख नहीं पाओगी। उसका गुस्सा देखकर पंखुड़ी, जो लगभग से चुप हो चुकी थी, अब उसने एक बार फिर से सुबकना शुरू कर दिया था। उसे सुबकते हुए देखकर अब सृष्टि ने अपने ही माथे पर अपना हाथ रख लिया। रागिनी और नताशा तुरंत उसके पास आई। रागिनी झट से बोली,
तुम पागल हो गई हो क्या सृष्टि? ऐसी बातें करते हैं किसी से? वो पहले ही इतनी परेशान है और तुम उस पर गुस्सा कर रही हो। तुम्हारा बेटा क्या कम है उस पर गुस्सा करने के लिए जो तुम भी शुरू हो गई? अब उसकी बात सुनकर सृष्टि को अब और भी ज़्यादा बुरा लगने लगा। रागिनी सच ही तो बोल रही थी, गुस्सा करने के लिए तो प्रांसी काफ़ी था। वो जल्दी से पंखुड़ी के पास आई और उसके चेहरे को अपने हाथों में थाम कर बोली, अच्छा रोना बंद करो, ये बताओ मुझे क्या हुआ है, मुझे बताओ, प्रांस ने तुमसे कुछ कहा क्या? वैसे तो उससे बात नहीं कर रही, लेकिन तुम्हारे लिए मैं उससे बात भी करूंगी और उसे डांटूंगी भी, पक्का उसे सबक सिखाऊंगी। पर प्लीज़ तुम कहीं जाना मत पंखुड़ी, तुम्हारा रिश्ता सिर्फ प्रांस के साथ है, हमारे साथ नहीं। जो तुम उससे लड़ाई होने पर हम सबको भी छोड़कर जाने का फैसला कर लेती हो। पंखुड़ी उसकी बात सुनकर रोते हुए बोली, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ सासू माँ, मैं इसी घर में रहूँगी, लेकिन उनके साथ नहीं। इसलिए मैंने सोच लिया है कि मैं आज से परीक्षा के साथ रहूँगी। उसकी बात सुनकर सृष्टि को समझ नहीं आया अब वो उससे क्या ही कहे। एक तरफ उसे राहत भी मिल रही थी कि पंखुड़ी घर छोड़कर नहीं जा रही, और दूसरी तरफ परेशानी भी हो रही थी कि आखिर अब प्रांस और पंखुड़ी के बीच हुआ क्या। उसने पंखुड़ी के गाल पर अपना हाथ रखा और बोली, अगर तुम्हें परीक्षा के रूम में रहना है तो ठीक है, तुम उसके रूम में रह सकती हो, लेकिन क्या तुम मुझे बताना चाहती हो कि आखिर तुम्हारे और प्रांस के बीच प्रॉब्लम क्या हुई है? शायद मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाऊँ। पंखुड़ी ने नज़रें उठाकर उसकी तरफ देखा, उसकी आंखों में नमी भरी हुई थी। वो कुछ बोलने को हुई कि वो एग्जैक्टली सृष्टि को वही सब बताने वाली थी जो उसने प्रांस के केबिन में देखा, लेकिन उसकी आंखों में आंसू देखकर सृष्टि ही झट से बोली, रहने दो, कुछ भी मत कहो, फिलहाल तुम परीक्षा के रूम में जाओ। ये बोलकर उसने सामने खड़ी सर्वेंट की तरफ देखा और इशारे से उसका सूटकेस परीक्षा के रूम में ले जाने को कहा, तो वो सर्वेंट तुरंत उसका सूटकेस परीक्षा के रूम में ले गई। सृष्टि अब पंखुड़ी की तरफ देखकर बोली, तुम जाओ परीक्षा के रूम में, मैं तुम्हारे लिए चाय भिजवाती हूँ। पंखुड़ी ने अपना चेहरा हाँ में हिलाया और परीक्षा के रूम की तरफ चली गई। रागिनी सृष्टि की तरफ देखते हुए बोली, ये सब क्या हो रहा है सृष्टि? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। कल त्योहार है, कल दिवाली है, आज छोटी दिवाली है, और ये सब आखिर चल क्या रहा है? सृष्टि मायूस होकर बोली, मुझे खुद नहीं पता, बस उम्मीद ये है कि प्रांस ने ऐसा कुछ ना किया हो जिससे पंखुड़ी हमेशा के लिए उससे दूर हो जाए। नताशा झट से बोली, मैं प्रांस से बात करूं क्या? उससे पूछूं क्या कि आखिर उसके और पंखुड़ी के बीच अब हुआ क्या है? सृष्टि ने तुरंत कहा, बिल्कुल भी नहीं नताशा, प्लीज़ कुछ मत कहना तुम प्रांस से, वरना वो कहेगा कि हम लोग उसकी लाइफ में इंटरफेयर कर रहे हैं। उसे जो करना है अपने आप करने दो। जब तक पंखुड़ी खुद से हमें कुछ नहीं कहती तब तक हम भी उन दोनों में इंटरफेयर नहीं करेंगे। उसकी बात सुनकर नताशा ने अपना सिर हाँ में हिला दिया। तब तक सर्वेंट ने चाय बना ली थी। सृष्टि सर्वेंट के साथ परीक्षा के रूम में आई ताकि पंखुड़ी को चाय दे सके, लेकिन आते ही उसकी नज़र पंखुड़ी पर गई जो बिस्तर पर सो चुकी थी। रोते रोते शायद उसकी आंख लग गई थी। उसे सोते हुए देखकर अब सृष्टि ने दरवाज़ा हल्का सा बंद किया और वहां से चली गई। फिलहाल परीक्षा रूम में नहीं थी, इसलिए सृष्टि को भी यही सब लग रहा था कि पंखुड़ी आराम से अब कुछ देर के लिए अपनी नींद पूरी करे ताकि जब उठे तो वो प्रांस के साथ अपनी लड़ाई सुलझा सके। वहीं दूसरी तरफ पंक्ति इस वक्त हॉस्पिटल में थी और उसके सामने परीक्षा खड़ी थी। आज सुबह जब उसका एक्सीडेंट हुआ तो परीक्षा भी उस रास्ते से गुजर रही थी और उसने पंक्ति का एक्सीडेंट होते हुए देखा था। जब सब लोग पंक्ति के आसपास इकट्ठा होने लगे थे तो वो जल्दी से पंक्ति के पास आई। लोग उसे देख तो रहे थे लेकिन उसकी हेल्प नहीं कर रहे थे। किसी तरह ड्राइवर की हेल्प के साथ परीक्षा ने पंक्ति को गाड़ी में लिटाया और फिर उसे लेकर सीधा हॉस्पिटल के लिए निकल गई थी। और अब डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट कर चुके थे। उसके सिर पर चोट लगी थी जो ज़्यादा गहरी नहीं थी, लेकिन हाँ काफ़ी खून बह गया था और अब ड्रेसिंग और स्टिचेस लगा लिए गए थे। परीक्षा ने प्रलय को कॉल कर दिया था, इसलिए प्रलय भी अब उसके साथ था। कुछ देर बाद जब पंक्ति को होश आया तो परीक्षा ने उसका हालचाल पूछा और पूछने लगी कि आखिर वो वहाँ पर क्या कर रही थी, ऐसे कैसे उसका एक्सीडेंट हो गया। लेकिन पंक्ति कुछ बोल ही नहीं रही थी। उसकी आंखों के सामने बस आश्रय का चेहरा घूम रहा था और उसके कानों में आश्रय की कही हुई बातें गूंज रही थी। परीक्षा ने अब उसके गाल पर अपना हाथ रखा और बोली, ठीक है, अगर तुम मुझे कुछ नहीं बताना चाहती हो तो कोई बात नहीं पंक्ति, लेकिन प्लीज़ अपना ख्याल रखो। डॉक्टर ने तुम्हारे डिस्चार्ज पेपर रेडी कर दिए हैं, अब हम घर चलें क्या?
पंक्ति के चेहरे पर डर झलकने लगा। वो घर जाने से भी डर रही थी, ये सोचकर कहीं रीवा उसे डांटे ना। लेकिन अब वो परीक्षा से ऐसा कुछ बोल नहीं सकती थी, तो वो बस अपना सर हाँ में हिला दिया। कुछ ही देर में प्रलय और परीक्षा दोनों पंक्ति के साथ उसके घर के लिए निकल गए थे। उन्होंने पंक्ति को जिंदल मेंशन में ड्रॉप किया। पंक्ति की हालत देखकर तनिष्क हैरान था, लेकिन पंक्ति की नज़रें रीवा पर टिकी हुई थी और रीवा उसे गुस्से से देख रही थी। पर वो सबके सामने पंक्ति पर गुस्सा तो नहीं कर सकती थी, इसलिए प्रलय की तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुरा कर बोली, थैंक यू सो मच मिस्टर राणा, आपने पंक्ति को सही सलामत घर पहुंचाया, उसकी इतनी हेल्प की। इसके लिए मुझे समझ नहीं आ रहा मैं आपका एहसान कैसे चुकाऊं। प्रलय, जो कहीं ना कहीं रीवा के इरादों से बहुत अच्छी तरह से परिचित था, वो हल्का सा मुस्कुराया और बोला, मेरा एहसान चुकाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है मिस रीवा, बस आप पंक्ति का ख्याल रखें, यही काफ़ी होगा। अब हम चलते हैं। ये बोलकर वो परीक्षा के साथ वहाँ से बाहर आ गया था। उनके जाने के बाद तनिष्क पंक्ति की तरफ देखते हुए बोला, तुम अपने रूम में जाकर रेस्ट करो। पंक्ति अपना सर हाँ में हिलाकर अपने रूम की तरफ बढ़ने लगी। रीवा तुरंत बोली, मैं पंक्ति की हेल्प कर देती हूँ। ये बोलकर वो पंक्ति के करीब आई और अगले ही पल उसने उसके कंधे पर अपना हाथ रख दिया, वो भी बहुत ज़्यादा ज़ोर से, जिससे पंक्ति की हल्की सी आह निकल गई। लेकिन तनिष्क को कहीं कुछ पता ना चल जाए, उसने वो आह भी अपने होठों में दबा ली थी। रीवा के चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट आ गई। पंक्ति का यूं उससे डरना उसे बहुत पसंद था। उनके जाने के बाद मिसेस जिंदल तनिष्क की तरफ देखते हुए बोली, तुम्हारे होने वाले ससुर में एटीट्यूड तो बहुत है, कहीं परीक्षा भी तो ऐसी नहीं, बाद में पता चले हर बात पर हमें जवाब देती फिरे। तनिष्क तुरंत बोला, मुझे तो नहीं लगता परीक्षा के डैड ने ऐसा कुछ कहा है जिससे आपको उनके अंदर एटीट्यूड नज़र आ रहा है। और अगर उनके अंदर एटीट्यूड है भी तो वो उनका अपना स्टाइल है, अपना तरीका है बात करने का, हम उस पर जजमेंट पास नहीं कर सकते हैं मॉम। और रही बात परीक्षा की, तो मुझे नहीं पता वो सामने से जवाब देती है या नहीं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अगर कोई उसे कुछ गलत कहे तो वो सामने से जवाब दे। उसे अपनी बात बोलने का पूरा हक है। और मैंने परीक्षा को पसंद ही इसलिए किया था क्योंकि वो बहुत मासूम है, लेकिन मासूम होने के साथ साथ वो अपनी बात सामने रखना भी जानती है। बट आप क्यों इन सब चीज़ों की टेंशन ले रही हैं? आप कौन सा उसे कुछ गलत कहेंगी जिससे वो आपको कोई जवाब देगी? आप तो उसे अपने बेटी की तरह रखेंगी ना। मिसेस जिंदल हल्का सा मुस्कुराई और बोली, क्यों नहीं। उनकी बात सुनकर तनिष्क वहाँ से चला गया। मिसेस जिंदल के चेहरे पर एक बार फिर से तिरछी मुस्कुराहट आ गई। वो मुंह बनाते हुए बोली, बेटी माई फुट, अगर उसने मेरे सामने ज़रा सी भी जुबान चलाई ना तो उसकी जुबान कैंची से काट दूंगी मैं। ये बोलते हुए उनके चेहरे पर काफ़ी एटीट्यूड झलक रहा था। वहीं दूसरी तरफ रीवा पंक्ति के साथ उसके रूम में आई। आते ही रीवा ने अब उसके कंधे से हाथ हटाया और उसे गुस्से से देखने लगी। पंक्ति तुरंत बोली, मेरी कोई गलती नहीं है रीवा दीदी, मैं सच कह रही हूँ, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया, पता नहीं कैसे मेरा एक्सीडेंट। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही रिया ने उसके बिल्कुल करीब होकर उसके गाल पर अपना हाथ रखा और बोली, इतना डर क्यों रही हो और इतना घबरा क्यों रही हो तुम? एक्सीडेंट हुआ है ना तुम्हारा, और ये तो अच्छी बात है। तुम्हें यूं देखकर राणा फैमिली को तुम्हारे लिए सिंपैथी फील होगी, और तुम्हें तकलीफ में देखकर तो आश्रय तुम्हारे और भी ज़्यादा करीब आएगा, उसकी फीलिंग्स तुम्हारे लिए और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तुमने सुना नहीं है क्या, जिससे हम प्यार करते हैं उसे तकलीफ में नहीं देखा जा सकता। जब एक काम करो, आश्रय को फ़ोन करो और उसे बताओ कि तुम्हारी हालत कितनी ज़्यादा ख़राब है, देखना वो दौड़ा दौड़ा तुम्हारे पास आएगा। तब तक मैं आती हूँ। ये बोलकर रीवा वहाँ से चली गई और पंक्ति उसे जाते हुए देखती रह गई। ऐसे कैसे आश्रय को वो फ़ोन कर सकती थी, वो भी इतना सब कुछ होने के बाद, जहाँ आश्रय ने सामने से ही उसे कह दिया था कि वो अपने दिल में उसके लिए ऐसी वैसी कोई फीलिंग ना रखे। सिर्फ पंक्ति ही जानती थी कि जब आश्रय ने उससे वो सब बातें की तो उसे कितना बुरा लगा था। वो खुद नहीं चाहती थी कि उसके और आश्रय के बीच कुछ हो, लेकिन उसका अपने दिल पर कंट्रोल था ही नहीं। वो खुद ब खुद आश्रय के लिए फील करने लगी थी, और अब जब उसने सामने से मना किया तो जैसे उसका दिल टूट गया था। वहीं दूसरी तरफ तकरीबन 2 घंटे बाद प्रांश अब अपने ऑफिस से निकल चुका था और गाड़ी ड्राइव करते हुए वो घर की तरफ आ रहा था, लेकिन इस वक्त उसका सिर पूरा घुमा हुआ था।
उसका दिमाग हद से ज़्यादा गर्म था, इसलिए उसने रास्ते में गाड़ी रोकी और एक अल्कोहल शॉप से वाइन की बोतल ली। वो अब ड्राइव करते हुए ड्रिंक कर रहा था। जब तक वो राणा मेंशन पहुंचा तब तक वो काफ़ी हद तक नशे में जा चुका था। उसकी आंखें गहरी लाल हो चुकी थी। वो अपनी गाड़ी से निकलकर अंदर की तरफ आया और एक नज़र नीचे हॉल में देखकर सीधा अपने रूम की तरफ बढ़ गया। हॉल में बैठी हुई सृष्टि, रागिनी और नताशा तीनों ने उसकी तरफ देखा, लेकिन तीनों ने ही उसे कुछ नहीं कहा। प्राण सीधा अपने रूम में आया और आते ही उसकी नज़रें अब अपने रूम में भी पूरी तरह से घूमने लगी। उसे जब पंखुड़ी कहीं नज़र नहीं आई तो वो गुस्से से मुंह बनाते हुए बोला, मुझसे दूर कहाँ ही जाओगी? बहुत अच्छी तरह से पता है मुझे कि बहुत प्यार करती हो तुम, इसलिए मेरे बिना तो तुम बिल्कुल नहीं रह सकती। अभी तुम बेशक से रूम में नहीं हो, लेकिन जब तुम्हें पता चलेगा कि मैं रूम में हूँ तो भागी भागी मेरे पास आओगी। प्यार तो बहुत करती हो तुम मुझसे, लेकिन तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं है। पर मुझे भी तुम्हारा ज़बरदस्ती का ट्रस्ट नहीं चाहिए। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें मनाऊंगा, तुम्हें सफाई दूंगा? प्रांस राणा ने आज तक किसी को सफाई नहीं दी, तो तुम कौन होती हो उससे कोई क्लियरिफिकेशन लेने वाली? ये बोलकर वो सीधा बेड पर आकर लेट गया। कुछ पल वो यूं ही बेड पर लेटा रहा, लेकिन जब पंखुड़ी रूम में नहीं आई तो अब वो मुंह बनाते हुए बिस्तर से उठा और क्लोजेट की तरफ बढ़ते हुए बोला, तुम्हें क्या लगता है कि मैं नीचे तुम्हें मनाने के लिए आऊँगा? नहीं, भूख लगी है मुझे डिनर के लिए नीचे आना है और नीचे आने के लिए मुझे कपड़े बदलने हैं। ये बोलकर अब उसने क्लोजेट खोला और जैसे ही उसने क्लोजेट खोला उसकी आंखें बड़ी हो गई। उसने जितना नशा किया हुआ था वो सारा एक झटके में उतर गया। सामने पूरा क्लोजेट खाली था। अगले ही पल अब उसका चेहरा गुस्से से कांपने लगा। वो दांत पीसते हुए बोला, इतनी सी बात पर तुम मुझे छोड़कर चली गई? सीरियसली? ओ गॉड, मुझे लगा तुम मुझसे प्यार करती हो, लेकिन घंटा प्यार करती हो तुम मुझसे। मैं बेवकूफ़ था जो सोच रहा था कि तुम मुझसे प्यार करती हो। अगर प्यार करती तो ट्रस्ट भी होता, मुझे यूँ छोड़कर नहीं जाती तुम। लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी? हर बार तुम्हारे लिए एक्सीडेंट नहीं करवाऊंगा। बीबी हो तुम मेरी, तुम्हें मेरे साथ रहना होगा। अगर नहीं रहना चाहती ना तो सीधा सीधा डिवोर्स ले लूँगा तुमसे। ये बोलते हुए वो तुरंत अपने रूम से बाहर निकला और फिर सीढ़ियाँ उतरते हुए सीधा नीचे की तरफ आया। सृष्टि जो उससे बात नहीं कर रही थी, उसने तुरंत नताशा को इशारा किया तो नताशा अपनी जगह से उठी और उसे रोकते हुए बोली, कहाँ जा रहे हो तुम? प्रांस, मेरी बात तो सुनो। प्रांस गुस्से से बोला, मुझे किसी की बात नहीं सुननी, फिलहाल तो मुझे किसी को अपनी बात सुनानी है। ये बोलते हुए वो अब सीधा बाहर चला गया। सृष्टि ने अपना माथा पीट लिया। एक का दिमाग चलता नहीं था और दूसरे का एक्स्ट्रा चलता था। यही प्रॉब्लम थी प्रांस और पंखुड़ी के रिलेशन में। नताशा उसकी तरफ देखते हुए बोली, अब क्या करें भाभी, ये तो शायद पंखुड़ी को ढूंढने के लिए ग्रोवर मेंशन जा रहा है। सृष्टि इरिटेट होते हुए बोली, तो मैं क्या करूं? जाता है तो जाए, जब वो नहीं मिलेगी तभी इसको अक्ल आएगी। प्रांस अपनी गाड़ी में बैठा और उसकी गाड़ी तुरंत ग्रोवर मेंशन की तरफ निकल चुकी थी। कुछ ही देर में वो ग्रोवर मेंशन पहुंचा। अंदर एंटर करते हुए उसका चेहरा गुस्से से एकदम लाल था। आगे क्या होगा जानने के लिए देखिए कहानी का अगला भाग। आज मैंने बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट करके ये बोनस पार्ट बनाया है और उम्मीद करती हूँ आप लोग अपना कमेंट बॉक्स में राय ज़रूर देंगे। पंक्ति और आश्रय की जोड़ी को भी अपना प्यार दीजिए। इनकी भी कहानी आगे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आपको थोड़ी भी मेरी कहानियाँ पसंद आती है तो एक लाइक किए बिना बिल्कुल मत जाना और कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी ज़रूर दीजिएगा कि कहानी आप लोगों को कैसी लग रही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।